नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान मौसम की परवाह किए बिना सभी के लिए अनाज उगाते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। यही किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण भी करते हैं और अगर वही गरीब होंगे तो देश की प्रगति नहीं हो सकती। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती-बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। खीरा की खेती से अच्छी आमदनी कमा रहे सफल किसान से मुलाकात। रबी फसलों की थ्रेसिंग करते समय ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें। अपना देश कृषि के क्षेत्र में बड़ी तेजी से प्रगति कर रहा है और इस प्रगति में युवा किसान अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, जो कि कृषि की उन्नत तकनीकियों को सीखकर अपने खेतों और फसलों में उपयोग में ला रहे हैं। आज हमारे बीच जिला पानीपत गांव निम्बरी के ऐसे ही युवा किसान विक्की मलिक मौजूद हैं, जो मल्चिंग पद्धति को अपनाकर खुले खेत में खीरा की खेती कर रहे हैं और इससे अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। तो चलिए देर किस बात की, मिलते हैं विक्की मलिक से और जानते हैं उनकी सफलता की कहानी। जो राकेश है भाई जी, उसने मेरे को एक भाई है दिनेश शर्मा, उनका नंबर दिया और उनसे मुलाकात कराई। तो उस भाई ने मेरा खीरा लगवाया शुरू में, तो खीरे का ज्ञान दिया उन्हें। तो मैं सबसे पहले तो जी बेड मेकर ले आया, मैंने बेड निकाल ले, 5 फुट चौड़ाई है बेड की और किले में 40 बेड है और नर्सरी में प्योत तैयार करवाई जी। ये जी रुच्चा नोनू कंपनी का है, रुच्चा खीरा जी। ये जनवरी में लगाया था जी मैंने, 15 जनवरी के आसपास। इन किसान भाई ने बताया कि इन्होंने अपने 1 एकड़ प्रक्षेत्र पर पौध से पौध 1 फीट और कतार से कतार 5 फीट की दूरी रखते हुए खीरा की पौध का रोपण किया और इसके उपरांत यह समय समय पर फसल में निराई गुड़ाई के माध्यम से खरपतवारों को निकालते रहते हैं। इन्होंने अपनी खीरा की फसल में मल्च का भी प्रयोग किया है। इसका बेनिफिट ये है जी, जो घास फूस है वो जमता नहीं है और जो मल्चिंग के नीचे घास जमता है उसका खाद लग जाता है जी। क्यों, जैसे अब मतलब गर्मी का मौसम है और धूप पड़ रही है, ये मल्चिंग है ना गर्म होती है जी, नीचे घास है उसको फूंक देती है और मतलब बहुत फायदे हैं जिसके। एक फल को गंदा नहीं होता, मच्छर नहीं होता जी। मैं अपने मतलब जी जैसे खीरे में ना मैंने कभी भी यूरिया और डीएपी नहीं दिया जी, और अपना खार है जो ऑर्गेनिक खाद यूज कर रहा हूँ जी। मैं उसको पानी में चला देता हूँ जी, जैसे ट्यूबवेल का पानी चालू कराया और पानी में उसमें टूंटी लगवा रखी है जी, टूंटी खोल देता हूँ खाड़ में, पानी के थ्रू आ जाता है जी। इन्होंने बताया कि रोपण के 1 सप्ताह के बाद फसल में पहली सिंचाई की, दूसरी सिंचाई के समय फसल में सिंचाई जल के साथ जीवामृत का प्रयोग किया। इस तरह इन्होंने फसल में कुल 3 से 4 बार जीवामृत का प्रयोग किया और खीरा की फसल को कीट रोगों से बचाने के लिए सावधानी के तौर पर फसल में नीम तेल और गौमूत्र का समय समय पर छिड़काव करते रहते हैं और जब इनका प्रकोप अधिक होने लगता है तब रासायनिक दवाओं का छिड़काव करते हैं, जिससे कि इससे होने वाले नुकसान से फसल को बचाया जा सके और भरपूर उत्पादन मिले। और 1 महीने की तोड़ होली है और 15-20 दिन और जबरदस्त तोड़ रहेगी इसमें जी। एक पेड्डे पर जी कम से कम 10-12 फिलहाल लग रहे हैं। इन बेलों पे देख लो आप, 1 फुट की बेल हुई है। इसकी 1 महीने की डेली तोड़ाई हो रही है जी, मतलब 30 तोड़ाई होली जी। मतलब ये लगाओ 2-2 कुंटल 2.5 कुंटल डेली की वो है। मेरा जी अमेजोन पे और बिरला मोर, जो पहले बिरला थी अब मोर के नाम से है, उस पर 45 रुपए के रेट में खीरा गया था पहले, अब तो डाउन हो गया है, अब 22-23 रुपए अब भी जा रहा है जी। मैंने 2 लाख का हो गया जी फिलहाल। 1 लाख मेरा खर्चा काट गया, 1 लाख रुपये मैंने फिलहाल बच।
यह किसान भाई औसतन 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खीरा बेचते हैं और इन्हें अभी तक 75 कुंतल खीरे से 2,02,500 रुपए की कुल आमदनी हो चुकी है। जहां तक कुल खर्च की बात है तो खेत की तैयारी, बीज, खाद उर्वरक, पौध सुरक्षा, ट्रांसपोर्ट और अन्य खर्च के रूप में लगभग 1 लाख रुपए कुल लागत आई। इस तरह इन्हें 1 एकड़ एरिया से लगभग 1,02,500 रुपए शुद्ध लाभ के रूप में मिल रहा है और अभी इस फसल की 2 से 3 तुड़ाई बाकी है, जिससे इन्हें आगे चलकर अतिरिक्त आमदनी मिलेगी। मैं तो ये सलाह दूंगा जी, अपना जी जान से खेती करो और वैज्ञानिक विधि से खेती करनी चाहिए जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, कोरोना ने फिर से जोर पकड़ लिया है। ऐसे में जिन किसानों ने मुर्गियों का पालन कर रखा है, वे इस कोरोना काल में मुर्गी फार्म की देखभाल कैसे करें, चलिए इससे जुड़ी जानकारी लेते हैं डॉक्टर रविंद्र मोहन मिश्रा से। आज हमारा जो विश्व जिस परिस्थिति में गुजर रहा है, एक वैश्विक महामारी जो हर एक देश प्रभावित है और इसमें पशुपालक और मुर्गी पालक को प्रभावित होना स्वाभाविक है। ऐसे में हतोत्साहित नहीं होना है किसान भाइयों। और बहुत तरह के अफवाहें जो विगत दिनों मुर्गी पालकों को लेके और मुर्गी मांस को लेके जो उत्पन्न हुआ है, इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मैं कुछ बिंदुओं पे आपको प्रकाश डालना चाहूँगा। कोरोना वायरस के डर की वजह से पोल्ट्री फार्म को काफी नुकसान हो रहा है। वायरस के डर के कारण लोगों ने अंडे और मीट से परहेज करना शुरू कर दिया है। इस समय मुर्गी व्यवसाय में कौन कौन सी बातों पर ध्यान दें, आइए जानते हैं। सर्वप्रथम, चूंकि ये मनुष्य से मनुष्य में फैलने वाला संक्रमण है, तो इसमें आपके फार्म में जितने लोग कार्यरत हैं, आप खुद कार्यरत हैं, तो आप अपनी सुरक्षा एवं अपने लोगों की सुरक्षा का प्रथम ध्यान देंगे। फार्म चूँकि बंद पड़ा होगा अभी, या मुर्गियां पुरानी होंगी जिसको आप बेच चुके होंगे, आप काफ़ी लॉस में गए हैं, तो सर्वप्रथम अपने फार्म का डिसइंफेक्शन अवश्य करेंगे। फार्म की सफाई, पहले ड्राई क्लीनिंग जिसको हम कहते हैं, उसको हम लोग डिटर्जेंट और पानी से करते हैं। उसमें लगभग 80% जो कीटाणु रहित हो जाते हैं। और दूसरा जो डिसइंफेक्शन हम लोग स्प्रे मेथड से करते हैं या फ्यूमिगेशन से करते हैं या धुआंकृत करते हैं, तभी हमारा वो डिसइंफेक्शन कारगर होता है। तो हम अगर बोलें क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन, ये दोनों को आपको साथ लेके जाएंगे, तभी आप कंटामिनेशन को रोकेंगे जो पहले से आपके फार्म में है। आपके फार्म में जो गाड़ियां आएंगी, जो लोग आएंगे, वो सारे नियमों का पालन करें, दूरियां बनाए रखें, सेफ डिस्टेंस करीब करीब इंसान से इंसान का 2 मीटर आप मेंटेन करेंगे और मास्क रेगुलर पहनेंगे। आप गमबूट्स पहनेंगे हैं, रबर बूट्स पहनेंगे, आप एप्रन्स पहनेंगे जो कि एक कोट होता है, जैकेट होता है, जिसको आप फार्म में काम करते समय व्यवहार करेंगे। आपके जो फार्म में गाड़ियां प्रवेश करेंगी, उस गाड़ियों को प्रवेश से पहले ही उसको डिसइंफेक्शन करने की आवश्यकता पड़ेगी। उसमें आज बाज़ार में बहुत तरह के ऐसे डिसइंफेक्टेंट्स हैं जिसको कि आप स्प्रे के माध्यम से हो या अन्य तरीके से हो या डिपिंग करके हो, वो गाड़ियों का डिसइंफेक्शन आवश्यक होगा। जो लोग आपके फार्म में प्रवेश करेंगे, पहले तो ये ध्यान दें, आप अपने फार्म में किसी तरह के लोगों को प्रवेश वर्जित कराएं फार्म में एंट्री। और अगर कोई ज़रूरतमंद को घुसने की आवश्यकता पड़ती भी है तो उसको फुटबाथ करके, उसको विधिवत तरीके से डिसइंफेक्ट करके ही आप अपने फार्म में प्रवेश करेंगे। और जहाँ पे मुर्गियों को रखना है, उस फार्म में आप किसी को तीसरे को ना भेजें तो ही ज़्यादा बेहतर होगा। मुर्गी पालकों को चूजे से लेकर अंडा उत्पादन तक की अवस्था में विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर लापरवाही की गई तो अंडा उत्पादकता प्रभावित होती है। मुर्गी पालन में 70% खर्चा आहार प्रबंधन पर आता है, लेकिन देशी मुर्गी को व्यावसायिक हेतु पालन में खर्च कम आता है, क्योंकि इसको आहार में केवल जरूरी पूरक आहार देते हैं। अतः इस पहलू पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसे मौसम के बदलाव हो रहे हैं, अब गर्मी
आ गई है। अब गर्मियों में ऐसे भी हमारे मुर्गी स्ट्रेस में आते हैं, तनाव में आते हैं, तो आप जो विगत दिनों में जैसे करते आए हैं, एंटी स्ट्रेस दवाओं का आप प्रयोग करेंगे, मल्टीविटामिन्स का आप प्रयोग करेंगे, उन्हें संतुलित आहार प्रबंधन पे विशेष ध्यान देंगे। आप उनके जो पानी के बर्तन हैं उसमें हमेशा पानी का बदलाव करेंगे, पानी हमेशा फ्रेश हो और गर्मी के दिनों में थोड़ी ठंडी पानी हो जो पीने के लिए आप उनका प्रयोग करेंगे, क्योंकि उसमें क्या होगा कि मुर्गियां अधिक से अधिक पानी पिएंगी और उससे बहुत तरह की बीमारियों को, ऐसे भी सिर्फ अच्छे स्वस्थ और भरपूर मात्रा में पानी पीने से भी बहुत तरह की बीमारियों को आप दूर कर सकते हैं। तो विशेष ध्यान यह देना है कि संतुलित आहार प्रबंधन, समय से टीकाकरण, उनकी मल्टीविटामिन्स और रोग प्रतिरोधी दवाएं जैसे विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ए का खुराक का जो नियमावली है उसको आप फॉलो करेंगे, एवं उनके बर्तनों का सफाई, शुद्ध साफ पानी पिलाने का, इन सारे प्रबंधनों पे आप ज़रूर गौर देंगे तो आपका फार्मिंग में कोई कमी नहीं आने वाली। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, अभी विभिन्न रबी फसलों की कटाई गहाई का कार्य जोरों से चल रहा है और किसान भाई इन फसलों की गहाई का कार्य थ्रेसर द्वारा करवाते हैं, जिससे गहाई करने में समय और खर्च दोनों की बचत होती है। लेकिन कई बार थ्रेसिंग के दौरान किसान दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसी समस्या से बचने के लिए आप फसलों की थ्रेसिंग करते समय किन किन बातों का खास ध्यान रखें, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। किसान भाइयों को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि थ्रेशर से जब आप हार्वेस्टिंग करते हैं, फसल की गहाई करते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि आप जो बातें हैं उसका अनुसरण करें। और वर्तमान समय आप और हम देख रहे हैं कोरोना का संक्रमण भी बहुत तेजी से फैल रहा है, तो कुछ जो बातें हैं आपको ध्यान में देने की आवश्यकता है। किसान फसलों की कटाई गहाई के कार्य में जुटे हैं और किसान फसलों की गहाई का कार्य थ्रेसर से करते हैं। ऐसे में हमारे किसान भाई थ्रेसिंग करते समय कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिसमें दुर्घटना होने का डर बना रहता है। तो आपको चाहिए कि थ्रेसिंग करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें, ताकि किसी भी प्रकार की होने वाली संभावित हानि से बचा जा सके। आपको जो है ध्यान में देने चाहिए कि आप जो है जब भी थ्रेसर से कटाई करें तो शरीर को जो है कपड़े जो है फटे फुटे न पहने, बढ़िया तरीके से कवर करके अपने आप को बढ़िया तरीके से जो है ढककर एप्रॉन पहनकर बढ़िया तरीके से अच्छे तरीके से वो करे, कपड़े पहने, मोटे कपड़े पहने। पहली चीज़ तो जो है जो चालक है वो जो है नशा मुक्त हो, मतलब जो है नशा न करता हो, किसी प्रकार का शराब गुटखा उस समय सेवन न करता हो। और दूसरी चीज़ जो है जो भी परिचालक हो वो मानसिक रूप से स्वस्थ हो और कुशल हो, और उसके पास में जो है पर्याप्त मात्रा में जो है अनुभव होना चाहिए उस चीज़ का, और हाथ में दस्ताने पहने हो, साथ में जो है मुंह पर जो है मास्क लगाए और जो है चश्मा भी पहना हो। ये सब बातें इसलिए ध्यान रखना चाहिए। क्या होता है कि जब थ्रेसर का जब चालन होता है तो उसमें क्या होता है, कभी कभी पत्थर आ जाता है, कचड़ा आ जाता है, तो कंकड़ आता है तो पता लग रहा मुंह पे लग गया, सिर में लग गया, तो इससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। और दूसरी चीज़ जो है थ्रेसर जब चलता है तो बहुत सारा कचरा निकलता है, भूसी निकलती है, वो अपने आँखों के लिए नाक के माध्यम से, अपने मुंह के माध्यम से अंदर जाती है और उससे जो है स्वास्थ्य प्रभावित होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है किसानों के लिए कि जो है चश्मा पहने, ग्लव्स लगाए। जब भी आप फसल की गहाई करते होते हैं तो उसका जो है आपको जो फसल का उत्पाद है उसको जो है आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक डालना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पर आरपीएम घूमता रहता है वहाँ पर भी किसान भाई जो है न जाए। अब बात करें हम विद्युत चलित थ्रेसर की, तो विद्युत चलित थ्रेसर में भी आपको जो है परिचालन करे तो पहले आप देख ले कि आपके पास में जो वायर है, जो केबल है, वो मोटा वाला वायर हो, जो भी मानक मापदंडों पर है वो वायर होना चाहिए, कटा फटा ना होना चाहिए। और ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको ध्यान में देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। किसान भाइयों, थ्रेसर पर लगातार काम करने से थकावट होने पर कुछ देर कार्य को रोक दें। कुछ दुर्घटनाएं अत्यधिक थकान के कारण भी होती है। कभी भी थकान की दशा में थ्रेसर पर कार्य न करें। जहां तक संभव हो थ्रेसर को कभी भी ट्रांसफार्मर या बिजली के तारों के नीचे न लगाएं। खलिहानों में धूम्रपान बिल्कुल न करें और न ही किसी को ऐसा करने दें।
आग से दुर्घटना की रोकथाम के लिए खलिहान में बालू का ढेर तथा बाल्टियां आदि रखें। यदि व्यक्ति ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो या सीधे ट्रैक्टर की ट्रॉली से ही फसल को थ्रेसर में डाल रहा हो तो वह हाथों के अलावा कभी कभी पैरों से भी फसल को अंदर ढकेलता है। फसल के अचानक अंदर प्रवेश करने पर हाथ या पैर का अंदर जाना स्वाभाविक ही है, तो फसल को पैरों से अंदर ढकेलने की कोशिश ना करें। जब थ्रेसर को बेल्ट पुली का उपयोग करके ट्रैक्टर या अन्य किसी शक्ति स्रोत से चलाया जाता है, तब घूमने वाले कलपुर्जों को लकड़ी के फ्रेम में या लोहे की जाली से ढककर रखें अथवा विशेष सावधानी बरतें। तो ये अगर बातें अगर ध्यान में देते हैं तो हम अच्छी तरीके से थ्रेसर से फसल की गहाई कर सकेंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम भवानी मंडी जिला कोटा के किसान राम प्रसाद ने। आप उड़द की उन्नत बुवाई तकनीक पर जानकारी चाहते हैं, तो राम प्रसाद जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। हम आप सभी जानते हैं कि दलहनी फसलों में मूंग और उड़द का विशेष महत्व है। जो किसान भाई उड़द बोने की दिलचस्पी रखते हैं, उड़द की खेती करना चाहते हैं, ऐसे खेत जो खाली हैं उनको एक हल्का आप बखर करके खेत को बराबर कर लें और फिर इसके बाद जो है आप उड़द की बोनी के लिए खेत को तैयार करें। भूमि का चयन एवं तैयारी। उड़द की खेती विभिन्न प्रकार की मृदाओं में की जा सकती है, लेकिन सबसे उपयुक्त भूमि दोमट होती है। उड़द की खेती के लिए 2-3 हैरो लगाकर या कल्टीवेटर करके पाटा लगा देना चाहिए। बुवाई से पहले खेत में पर्याप्त नमी होना आवश्यक है, जिससे अच्छा जमाव हो सके। तो हमें किसान भाइयों को ये कहना है कि आप जल्दी से जल्दी अपनी खेत की तैयारी करके और सीधा जो है आप बोनी की तैयारी करें। तीसरा जो क्रम हमारा आता है उर्वरक प्रबंधन का। वैसे तो उर्वरक प्रबंधन हमें मिट्टी परीक्षण आधारित जो रिजल्ट प्राप्त होता है, यदि परीक्षण नहीं करवा पाते हैं तो आपको जो उस क्षेत्र के लिए, उस फसल के लिए जो अनुशंसित मात्रा है उर्वरक की, उसको हमें अवश्य रूप से प्रयोग करना चाहिए। तो वो क्योंकि दलहनी फसल में 1-2-1 अनुपात में NPK का हमें प्रयोग करना होता है। तो 20-50-20 और 20 जो सल्फर की बात करें, किस तरह से NPK-S kg पर हेक्टेयर हमें बोनी के पूर्व खेत में समान रूप से मिला देना चाहिए। अब बात आती है किस्म की बात। सबसे पहले तो उड़द की जो खेती करना चाहते हैं उसमें आप सबसे एक प्रताप उड़द 1 है, शेखर उड़द 2 और LBG 20, पंत उड़द 31, पंत उड़द 40 और 35, ये ऐसी किस्में हैं। इनमें से किसी भी किस्म को आप यदि आप चयन कर लें। सबसे पहले हम फफूंदनाशी से बीज उपचार करते हैं। ये जो बीटावैक्स पावर के नाम पे आता है वो उसको हम 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज उपचार करते हैं, या आपको जैविक फफूंदनाशी से करना है तो वो ट्राइकोडर्मा बिर्डी या ट्राइकोडर्मा हार्जिनियम, इनको 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से आप उपचारित करें। दूसरे क्रम पर फिर हमें कीटनाशी का उपयोग करना पड़ेगा और कीटनाशी जो होता है वो थायोमेथाक्साम 70 WS 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से आपको उससे उपचार करके बोनी करना है। तो ये पीट सिरा रोग जो फैलाने वाला व्हाइट फ्लाई से, उससे आपका फसल की बचाव होगा। और तीसरा क्रम है, जैसे हमने बताया, यह कि राइजोबियम से बीज उपचार करके हमें बोनी करना है। तो इस तरह से एक क्रम को मेंटेन करके हमें बीज उपचार करना चाहिए और फसल को बीज उपचार करके ही बोनी करना चाहिए। और जब बोनी करेंगे तो इस चीज़ का हमें ध्यान में रखना है कि लाइन से फसल का जो है लाइन से लाइन की दूरी आपका 12 इंच, जिसको हम 30 सेंटीमीटर के रूप में जानते हैं, और फसल से फसल की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर मेंटेन करके बोनी हमें करना चाहिए। दूसरा, जहाँ ऐसा लगता है कि आपको खरपतवार
की समस्या है जहाँ किसान भाइयों को। खरपतवारों का नियंत्रण पेंडीमैथलीन 30 EC रसायन की 3.3 लीटर मात्रा को 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर बुआई के बाद छिड़कने से भी किया जा सकता है। आवश्यकता यह है कि फसल को बुआई से 40 से 45 दिन तक खरपतवार रहित रखना चाहिए। फिर दोबारा हमें किसी भी तरह का खरपतवार नाशी का अपनी फसल में प्रयोग नहीं करना, इस चीज का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।